सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कोरोना की महामारी के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या खड़ी है। नौजवानों के रोजगार पूरी तरीके से खत्म हुए हैं। व्यापारी इस कोरोना की महामारी में बर्बाद हुआ है, अभी भी वो संघर्ष कर रहा है। छोटे बड़े सारे व्यापार इस कोरोना की महामारी से प्रभावित हुए। गांव-गांव में लोगों की मौतें हुई। यहीं शहर से लगा हुआ इमलिया गांव आपने देखा होगा, एक परिवार से 8 लोगों की मौत हो गई। फतेहपुर के एक गांव में 100 लोगों की मौत हो गई। सुल्तानपुर के एक गांव में 93 लोगों की मौत हो गई। और ये कहानी सिर्फ एक जिले एक गांव तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश के हजारों गांवों में ये कहानी आपको मिलेगी। हमने देखा कि मरने के बाद लोगों को लकड़ी नसीब नहीं हुई दाह संस्कार के लिए। जिंदा थे तो ऑक्सीजन नसीब नहीं हुई, जांच नसीब नहीं हुई, वेंटिलेटर नसीब नहीं हुआ, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर नसीब नहीं हुआ। उस पर बेईमानी और भ्रष्टाचार जरूर हुआ। तीसरी लहर का खतरा पूरी दुनिया आपको बता रही है। दिल्ली की सरकार ने, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने तीसरी लहर की तैयारी भी अपनी शुरू कर दी। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या हो रहा है? जब चिंता करनी चाहिए थी कि अनाथ बच्चों को कैसे पालन पोषण किया जाएगा, जब चिंता करनी थी कि युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाएगा, जब चिंता करनी थी कि छोटे बड़े व्यापारियों का जीवन कैसे पटरी पर लाया जाएगा, जब चिंता करनी थी कि उत्तर प्रदेश में इस कोरोना की महामारी के बाद जो तीसरी लहर आ रही है उसकी तैयारी कैसे करनी है, उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी आपस की लड़ाइयों में व्यस्त है, खींचातानी में व्यस्त है। किसकी पार्टी मजबूत है, किसकी पार्टी कमजोर है, आपस में लड़ने भिड़ने, विधायकों की तोड़फोड़, मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं, कौन मुख्यमंत्री रहेगा नहीं रहेगा, इसकी पूरी लड़ाई चल रही है भाजपा में। और संजय सिंह कहते थे तो मुकदमा हो जाता था। 14 मुकदमे करा दिया आदित्यनाथ जी मेरे ऊपर। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, बीएल संतोष और उनके तमाम पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश आके बाबा जी के कार्यों की समीक्षा की और उन्होंने भी ये माना कि उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो गई है। सिटकिनी बंद करके, दरवाजा बंद करके एक एक मंत्री से पूछा गया आदित्यनाथ का काम कैसा है, योगी सरकार का काम कैसा है, एक एक विधायक से पूछा गया, एक एक पदाधिकारी से पूछा गया। इसका मतलब जो बात मैं पिछले काफी लंबे समय से कह रहा हूं कि आदित्यनाथ जी की सरकार हर मोर्चे पर फेल है, आज वो बात भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी मान रहा है और इसी के कारण उनके कार्यों की समीक्षा हो रही है। बीएल संतोष जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मंत्री हैं, पूरे देश में कहीं भी समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश जहां की हालत बद से बदतर पहुंचा दी आदित्यनाथ जी, उसकी समीक्षा हो रही है। अब तो मैं कहना चाहता हूं, जब मंत्री आपके खिलाफ हैं आदित्यनाथ जी, विधायक आपके खिलाफ हैं, केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का आपके कार्यों की समीक्षा कर रहा है वो आपके खिलाफ है, तो जब पूरी की पूरी बीजेपी आपके खिलाफ है, उत्तर प्रदेश की जनता आपके खिलाफ है, कोरोना की महामारी से लोग त्रस्त हो चुके हैं, तो अगर जरा सी भी नैतिकता आपके अंदर है तो आप ये पद छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए अपने पद से, उत्तर प्रदेश पे रहम कीजिए। अब कम से कम जब पूरी पार्टी, विधायक, जनता, सरकार सब मान रही है कि आप किसी काम के नहीं हैं, कोई भी काम आप उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना पद छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन ये वक्त है उत्तर प्रदेश को इस महामारी से उबारने का, ये वक्त है उत्तर प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करने का, ये वक्त है
इस महामारी में अनाथ हुए बच्चों की चिंता, व्यापार की चिंता, उनके परिवारों की चिंता, जो लोग मारे गए हैं उनकी चिंता करने का, ये आपस की लड़ाई झगड़े में आप उत्तर प्रदेश की जनता का वक्त मत बर्बाद कीजिए। हमने देखा आपने जबरन चुनाव कराया जब कोरोना की महामारी फैली हुई थी, और उसके कारण से कितने प्रधान मर गए, 1600 से ज्यादा शिक्षक मर गए। इस कोरोना की महामारी में चुनाव करा के आपने लोगों के जीवन को न सिर्फ खतरे में डाला, बल्कि यह सरकारी तौर पे प्रायोजित एक हत्या थी, मैं ऐसा मानता हूं। तो इसलिए पहली बात तो ये थी, और दूसरी बात, कल पर्यावरण दिवस है। मैं आज ही आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। नमामि गंगे योजना आप लोगों ने सुनी होगी। उस नमामि गंगे योजना का सच क्या है, मैं काशी में अपने साथियों के साथ दौरा करके आया हूं, और उसका पूरा सच मैं कल पर्यावरण दिवस के दिन आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से गंगा मैया के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार और नमामि गंगे के हजारों करोड़ रुपए की योजना को बंदरबाट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है, और गंगा दिन प्रतिदिन मैली से मैली होती जा रही हैं, और इसके पीछे किसी और का नहीं, इस उत्तर प्रदेश की सरकार का सीधा जिम्मा जाता है, जिसने वादा किया था गंगा की सफाई का, जिसने वोट मांगे थे गंगा के नाम पर, जिसने कहा था कि हम गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाएंगे। आज उन्होंने गंगा की हालत क्या की है, ये काशी में मैं देख के आया हूं, और कल विस्तार से इसके वीडियो सहित तमाम प्रमाण मैं आपके सामने रखूंगा कल पर्यावरण दिवस के दिन। आज एक विषय और है जिसको लेके मैंने बहुत पहले कहा था, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला। और उस शिक्षक भर्ती में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्रचार और विज्ञापन आदित्यनाथ जी के द्वारा किए गए। 4 लाख नौकरियां, 4 लाख नौकरियां, और उन 4 लाख नौकरियों में 69,000 शिक्षक जुड़े हुए हैं। उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली कहीं पे, और एक घोटाला अलग आ गया। क्या किया इन्होंने? आरक्षण का घोटाला कर दिया। पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षित सीट थी उसको जानबूझकर, क्योंकि कोर्ट में ये मामला उलझा रहे, क्योंकि नियुक्तियां ना मिल पाए, ये किसी भी सरकार को पता है सामान्य तौर पे कि जो आरक्षण का कोटा है वो आपको देना ही देना है, और अगर आप नहीं देंगे तो कोर्ट में बात जाएगी और आपकी भर्ती रुक जाएगी। लेकिन जानबूझकर जो पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण है, उस आरक्षण के कोटे को उल्टे सीधे तरीके से भरा गया। जो कोटा है उसके हिसाब से नौकरियां नहीं दी गई, शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई, और इसी के कारण आज एक बड़ा मामला सामने आया, शिक्षक भर्ती का घोटाला। उस पर सरकार तत्काल निर्णय लेके और 69,000 शिक्षकों की भर्ती उनको करना होगा, और वो उनको करना चाहिए। मैं तो यहां तक कह रहा हूं, पद आपके पास खाली हैं और बढ़ा दीजिए। बहुत पद खाली हैं शिक्षक के, 69,000 की जगह 1 लाख भर्ती कर लीजिए। कोई छात्र वंचित ना रहे, जो इसमें छूट जाए उसको उसमें एडजस्ट कीजिए। लेकिन ये भर्ती घोटाला जो आपने जानबूझ के नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, और ये भर्ती हो ना पाई इस मंशा से किया है, ये सच उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने देखा।